Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे हो गया है 19 और आज मैं आपको फ्यूल्स पढ़ाऊंगी। वैसे तो इसको मैं पहले ही स्टार्ट करवा चुकी हूँ, मैंने फ्यूल्स में आपको डे 18 में सॉलिड फ्यूल, हाइड्रोकार्बन ये समझा दिया है। आज हम इसका लिक्विड फ्यूल और गैशियस फ्यूल से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको लिक्विड फ्यूल करवाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको गैशियस फ्यूल करवाऊंगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो लाइक करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं डे 19 का। आज है हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूल। तो जब फ्यूल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम बर्न करते हैं एयर में, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम उसको बर्न करते हैं हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा जो फ्यूल है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा हमारे जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, जो भी डे टू डे लाइफ के काम होते हैं, खाना बनाना, कुकिंग में, या फिर पानी गर्म करना, या जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए भी हम फ्यूल का कंबशन करते हैं। तो मतलब कि जो फ्यूल है उसको जलाया जाता है। तो मेनली फ्यूल का जो जलाया जाता है या बर्न किया जाता है तो उसके लिए आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। विदाउट ऑक्सीजन आपको पता है फ्यूल नहीं जल पाता। इवन कैंडल का एग्जाम्पल लीजिए कि आप जला के और उसको किसी ऐसे कंटेनर में रख दीजिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही हो तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और इसके अलावा जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, जहाँ कहीं पे भी आग लग जाती है या कहीं पे ऐसे कुछ सिचुएशन होती है तो वहाँ पे ब्लैंकेट की हेल्प से किसी को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ब्लैंकेट से क्या होता है, जो ऑक्सीजन हो जा रही है उसका जो फ्लो है ना वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि जो फ्यूल होता है उसको प्रेजेंट ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए अब जिसमें क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए जो फ्यूल है ना वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, तो उसमें आपके पास में दो टाइप्स आते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। जो एंडोथर्मिक होता है इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब करी जाती है। एक्सोथर्मिक हम इसको फ्यूल को कहते हैं क्योंकि इसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो फ्यूल का आप एक पॉइंट लिखेंगे कि क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही है, लेकिन कार्बन और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब होता है जो आप अपने घर में, जो आप डेली बेसिस के कामों में यूज करते हैं, तो वो यूजुअली कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं? तो कार्बन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने कार्बन की एक स्पेशलिटी बताई थी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके ऑलमोस्ट जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे, उसमें कार्बन का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है और काफ़ी सब में ही कार्बन की एग्जिस्टेंस होती है। तो देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उसको जलाते हैं, वुड है चाहे ह्यूमन बॉडी है, उनको जलाने के बाद में आपको राख जैसा लास्ट में एक सब्सटेंस मिलता है जिसे हम ऐश कहते हैं। तो ये क्या होता है, राख होता है, ग्रेइश कलर में या ब्लैकिश कलर में आपको मिलता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो कार्बन की वजह से होता है। सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूल क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस जो कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं फ्यूल की तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है सॉलिड फ्यूल, एक है लिक्विड फ्यूल और एक है गैशियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल मैं आपको करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको लिक्विड फ्यूल के बारे में बताऊंगी। तो लिक्विड फ्यूल क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, और सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में क्या ये सस्ता होता है, क्या ये महंगा होता है। तो अगर हम सस्ते और महंगे की बात करें तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लिक्विड फ्यूल होता है उससे जो पोल्यूशन है वो कम फैलता है एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड फ्यूल होता है उससे। जैसे कि जो वुड है, लकड़ी को जलाया जाता है तो उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड होता है, और जो खाना बना रही होती है लेडीज वो भी ज़्यादा हद तक उनके जो लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। वहीं पे अगर हम एग्जांपल ले लिक्विड फ्यूल का, तो ये चीज़ें आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन कम से कम फैलाती हैं। अब यहाँ पे सॉलिड फ्यूल से ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ें फैलती हैं, ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है पुअर लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको जो सीएनजी है, एलपीजी है, इसके ऊपर काफ़ी हद तक उनको सब्सिडी मिलती है, स्पेशली एलपीजी के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल है, घर पे खाना बनाने के लिए सबको चाहिए। अगर इस पर सब्सिडी नहीं देती है हमारी गवर्नमेंट तो लोग लकड़ियाँ जला के खाना बनाएंगे, जिससे कि पोल्यूशन प्लस उनकी हेल्थ दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।
अगर हम लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं कॉमन लिक्विड फ्यूल के। इसके आप याद रख सकते हैं कि कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जितने भी आपके पास में लिक्विड जो फ्यूल होते हैं जिसको आप कंबशन में, दहन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो पर्पस कोई भी हो, लेकिन आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसके काम को ईजी बनाने के लिए जब आप इनको यूज़ करते हैं तो ये सारे आपके लिक्विड फ्यूल का एक एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा इन सब के अंदर जो भी मैंने बोला, कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के अंदर हाइड्रोकार्बन होता है, और जिस हाइड्रोकार्बन को हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। अब जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल का, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, तो वहाँ से आपको ये सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में देखिएगा हाइड्रोकार्बन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको वहाँ से मिल जाएगा। मे बी वो डे 18 है जितना मुझे याद है ना। इससे पहले वाली वीडियो ही है जिसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन से का मिक्सचर होते हैं। तो ये एक बार आप पॉइंट्स पहले से जाके देख लीजिएगा और उसके बाद में आप इसको कंप्लीट करना, फिर आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पे ना एक टर्म मैंने यूज करे, उसको जरा समझाती हूँ मैं आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। ये तो आपको समझा दिया मैंने कि आप क्रूड ऑयल जो होता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, उसको आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है, एक सेपरेशन होता है मिक्सचर का, उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स में। जैसे हम कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें जो सेपरेशन किया जाता है मिक्सचर को, उसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। इसका जो बेसिक यूज होता है वो केमिकल्स को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है, और प्लस जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेशन में, उनके कंपाउंड्स में के सेपरेशन में भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक डेब्रीज। अब जो पेट्रोलियम है ना, वो आपको किससे मिलता है, जो ऑर्गेनिक डेब्रीज होते हैं। ऑर्गेनिक डेब्रीज का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटली किसी चीज़ के नीचे फंस गए हैं। कूड़ा होता है एक तरीके का, डेब्रीज जो होता है ना वो कूड़े करकट के लिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक डेब्रीज का मतलब ये है जो एक्सीडेंट हुआ हो गिरने की वजह से, या जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, नेचुरल डिजास्टर आता है जैसे अर्थक्वेक वगैरह, जिसमें बहुत सारा सामान ज़मीन के नीचे दब जाता है। वो मलबा होता है, उसको हटा के लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मिट्टी वाली जगह होते हैं, खेत टाइप में, जहाँ पे वो काफ़ी हद तक नीचे तक चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रोड है, रोड पे इतनी ज़्यादा नीचे तक सामान नहीं जा पाता। लेकिन पहले के टाइम पे आपको पता है डायनासोर्स के टाइम पे हुआ ये था, जो ऑर्गेनिक डेब्रीज था जो काफ़ी टेम्परेचर और प्रेशर के नीचे दब गए थे, तो वहाँ से हमने किस चीज़ को निकाला था, पेट्रोलियम को निकाला था। अब इसमें जो चीफली जो होते हैं वो होते हैं प्लैंकटन, और जो सिंपल प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, वो पेट्रोलियम फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। यही वजह है कि शायद आपने न्यूज़ में भी सुना हो और समझने का ट्राई भी किया हो कि जो पेट्रोलियम है उसको सेव करना चाहिए, अननेसेसरी हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इनको कई सालों लग जाते हैं दोबारा से बनने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आप ध्यान में रख सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाती है। जब बायोडिग्रेडेशन होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे बायोडिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ज़मीन के नीचे दबे चले गए, और जो टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि वो एक दूसरे के नीचे दबे चले गए, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसकी वजह से एक क्रैकिंग होता है, जिसकी वजह से क्या मिलता है, पेट्रोलियम या ऑयल वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे, जब अर्थ की ऐसे नए जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें अर्थ क्रस्ट के काफ़ी नीचे तक दब गई थी, और जिसके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, डायनासोर्स वगैरह, इनके फॉसिल फ्यूल्स या जो ऐसी चीज़ें हैं वो आज तक भी जो बहुत गहरी खुदाई करी जाती है वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को मिलती है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो चीज़ों को ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, तो उनको आज की डेट में भी ज़मीन के बहुत बहुत नीचे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये क्रैकिंग वर्ड आपको ध्यान रखना है। यहाँ से फिर पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, पेट्रोलियम या ऑयल यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब पेट्रोलियम की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क ऑयली लिक्विड है जिसका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अब अनप्लीजेंट स्मेल जो होती है वो सबके लिए नहीं होती, कुछ को पेट्रोलियम की बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस लगती है लेकिन कुछ को नहीं लगती। तो बेसिकली पेट्रोलियम की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ध्यान में रखनी है, एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है अनप्लीजेंट ऑर्डर के साथ में। इसके बाद में
नेक्स्ट आप लिखेंगे कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम को वाटर में घोल नहीं सकते और वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अब ये आप ना कुछ केसेस से रिलेट कर सकते हैं, जैसे जो शिप की हेल्प से, जो शिप्स आती हैं उनकी हेल्प से, या क्रूज वगैरह जो होते हैं, जो तेल के जहाज होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ऑयल का ट्रांसफ़र करते हैं, स्पेशली एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे, तो वो पानी की हेल्प से उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाया जाता है। कई बार ऑयल टैंक लीक करने की वजह से जो पेट्रोलियम है या ऑयल है ना, वो सारा वो ओशन या समुद्र में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा कि उस ऑयल को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे की जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे पानी ऑयल होगा वहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जा नहीं सकती, पानी अंदर जा नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अंदर की जो एक्वेटिक बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ होती है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप छोटे लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे आप अपने खुद से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपको थोड़ी बहुत कहीं पे स्क्रैच वगैरह चोट लग जाती है, तो आपकी मदर आपको नहाने से पहले ये चीज़ का प्रिकॉशन देती हैं कि आप उस पर ऑयल लगा लीजिए, जिससे कि उसके वो जो वाउंड आपको हुआ है या जो चोट आपको लगे उसके ऊपर पानी ना जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पेट्रोलियम होता है ये इनसॉल्युबल है वाटर में, और उसके अलावा ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। इसके अलावा जो पेट्रोलियम है वो इंडिया में कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे पाया जाता है, बट मेनली मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं, स्टेट ऑफ असम और गुजरात में ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बॉम्बे हाई होता है, जिसको अरेबियन सी कहते हैं, वहाँ से भी इसको डिस्कवर किया जाता है, और रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया गोदावरी और कावेरी बेसिन्स पे। तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे इसमें जो याद रख सकते हैं। वन डे एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है, स्पेशली दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से मिल रहा है, या अभी जो रिसेंट जो बेसिस पे उसको पेट्रोलियम को डिस्कवर किया गया है, तो वो कौन से बेसिस में उसको डिस्कवर किया गया है। तो याद रखना गोदावरी और कावेरी, आप उसमें आंसर लिखकर आएंगे। इसके बाद में पेट्रोलियम के बाद में नेक्स्ट आगे आपको पॉइंट बता रखा है, इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प। इसके अलावा जो एथेनॉल होता है उसको एन अल्कोहल के साथ में यूज़ किया जाता है फ्यूल्स इन जो स्पिरिट लैम्प्स होते हैं, जहाँ पे लैम्प्स वगैरह में भी इथेनॉल को यूज़ किया जाता है और अल्कोहल को भी। आपको पता है जो इथेनॉल है उसका पेट्रोलियम में उसको मिलाया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, और उसका अमाउंट इथेनॉल ब्लेंडिंग इसलिए करी जा रही है ताकि उसको जो उसकी कमी है उसको पूरा करा जा सके। आगे देखते हैं पेट्रोलियम के और कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, जब अल्कोहल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ में तो उसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। इसके अलावा इथेनॉल को भी पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिसे हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। और आपको मुझे एग्जांपल देना है कि ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और क्यों इसके करने की वजह क्या है। तो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत करंट चीज़ों से अपडेट रहते हैं तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो रॉकेट है या जो मिसाइल्स होती हैं, रॉकेट और मिसाइल्स में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। इस तरीके से भी कई बार वनडे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्यूल है रॉकेट और मिसाइल में वो क्या होता है या किस चीज का वो बना होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल में पता होने चाहिए। अगर हम इसका बात करें तो देखिए यहाँ पे एक मिक्सचर होता है डाइमिथाइल 1 हाइड्रोजाइन का और नाइट्रिक एसिड का, जिसे यूज किया जाता है रॉकेट और मिसाइल्स के अंदर। इसके अलावा जो लिक्विड रॉकेट होता है उसमें रॉकेट इंजन और जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स होते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट्स का मतलब होता है जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कई बार ना हाई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार हाई स्पेसिफिक इम्पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस अकॉर्डिंग जो फ्यूल होता है ना वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस फ्यूल का कंजप्शन करते हुए चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिए, और जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि ये चीज़ें किस तरीके से आ सकती हैं आपके एग्जाम में। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और वो होगा हमारा डे 20। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच।